हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केडी क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 पार्ट नंबर 5। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। समय रहा तो रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होता है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है? रेट ऑफ वर्क डन, एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। इलेक्ट्रिसिटी में देखेंगे इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू ए कंडक्टर बाय ए वोल्टेज सोर्स। यानी कि किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने में, उसको मेंटेन करने में वोल्टेज द्वारा यूनिट टाइम में सप्लाइड जो एनर्जी होती है वही क्या होती है? इलेक्ट्रिकल पावर होता है। यहां आप देखेंगे, मान लीजिए टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो हो रहे हैं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी को हम आई कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो ये बैटरी है, इस बैटरी के माध्यम से करंट को फ्लो होने में, अर्थात टी टाइम में करंट फ्लो हो रहा है तो उसको मेंटेन रखने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है, इसके द्वारा जो भी एनर्जी सप्लाई होती है, वर्क डन अर्थात वही एनर्जी जो भी सप्लाई होती है, तो टी टाइम में एनर्जी जो सप्लाई हो रही है वही क्या होता है? पावर होता है। अर्थात P = W/T, रेट ऑफ वर्क डन। इसको हम कह सकते हैं एनर्जी सप्लाइड अर्थात ΔU/T। आप देखेंगे एक चीज और जानते होंगे, आप पढ़ भी चुके हैं, होता है V = W/Q। यहां से W = क्या हो जाएगा? Q इसमें जाकर मल्टीप्लाई कर जाएगा तो V × Q। ऐसा आप पढ़ चुके हैं। तो वहां से W हम की जगह पर हम पुट कर सकते हैं V × Q/T। Q/T ये क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, अर्थात Q/T को हम क्या कह सकते हैं? करंट I कह सकते हैं। I = Q/T। तो यहां से पावर क्या हो जाएगा? V × I। तो इस प्रकार से ये फार्मूला आपको बना पावर का। अलग अलग केस है। V का वैल्यू अगर हम जानते हैं, यहां देखेंगे V के बराबर होता है I × R। तो यहां से I का वैल्यू V/R। अलग अलग वैल्यू हम रखेंगे तो अलग अलग इसका फार्मूला भी बनता चला जाएगा। तो इस प्रकार से P बराबर, एक तो आपका यही है V × Q/T, इसका फार्मूला आगे VI। V की जगह हम क्या रखते हैं? IR। तो I का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, I² R हो जाएगा। क्लियर? अगर I की जगह यहाँ पे V/R हो जाएगा, तो अगर रखेंगे हो जाएगा I² V²/R²। तो एक R से कैंसिल, यानी V²/R भी हो सकता है। तो ये अलग अलग फार्मूले आपकी पावर के हो सकते हैं। SI यूनिट क्या होता है इसका? वाट। SI यूनिट वाट होता है। इसकी और भी यूनिट है, अगर व्यवहारिक तौर पे बात करें तो हॉर्स पावर, जिसे हम HP कह सकते हैं, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर ब्रैकेट में HP। तो एक हॉर्स पावर हो रहा होता है 746 वाट। और ये किलोवाट, इसमें 10³ वाट होता है। इस प्रकार से अलग अलग ये आपकी यूनिट है। यहां तक आप नोट करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। आगे हम चलेंगे, इसको पहले आप नोट करेंगे।
तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इससे पहले भी हमने देखा इलेक्ट्रिकल पावर, यानी एनर्जी सप्लाइड बाय वोल्टेज इन पर यूनिट टाइम टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट। इससे पहले देखा हमने, यानी किसी भी कंडक्टर में करंट को मेंटेन करने में जो भी एनर्जी सप्लाई होती है वोल्टेज के जरिए, यानी यूनिट टाइम में वोल्टेज के माध्यम से जो भी एनर्जी सप्लाई होती है वह क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर होता है। यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इट इज द टोटल वर्क डन टू मेंटेन द फ्लो ऑफ करंट इन ए कंडक्टर बाय वोल्टेज सोर्स। बाय यहाँ हम लिख सकते हैं, यानी वोल्टेज सोर्स के द्वारा किसी भी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने में जो भी एनर्जी या टोटल वर्क डन करना पड़ता है वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो इलेक्ट्रिकल पावर से आप अभी अभी देखा कि P बराबर होता है W/T, या इश्यू को हमने लिखा था ΔU/T। तो यही तो आपकी एनर्जी है, यही टोटल वर्क डन की तो एनर्जी है। यहाँ से हम कह सकते हैं वर्क डन या ΔU इक्वल टू P इंटू टी, पावर इंटू टी। इस P का वैल्यू हमने अभी अभी देखा VI होता है टू टाइम। और भी अलग अलग केस में हम देख सकते हैं, V का मान अगर रखेंगे IR तो हो जाएगा I²R। I का वैल्यू रखेंगे तो V/R, V²/R, R से कैंसिल, अर्थात हो जाएगा V²/R इंटू टी। इस प्रकार से ये तो आपकी एनर्जी, ये एनर्जी का एक फार्मूला आपका आ गया। आप जानते हैं एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या था, जूल। तो इस प्रकार से और भी यूनिट हो सकते हैं। यहाँ पे वाट अगर बात करें, पावर वाट होता है, वाट सेकंड भी हो सकता है, इसको हम और वाट सेकेंड की बात भी कर सकते हैं। और भी हायर यूनिट की बात करें तो किलोवाट हावर भी हो सकता है, यानी वाट इंटू सेकेंड। तो यहाँ पर हो जाएगा वाट की जगह पे किलोवाट और हावर की जगह पे आपका घंटा, सेकेंड की जगह पे घंटा हो सकता है, यानी हावर। तो किलोवाट हावर, तो 1 किलोवाट हावर बड़ा होता है 3 इंटू 6.10³ आपका जूल होता है। इसको भी आप जानते हैं। तो इस प्रकार इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम चलते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, ये 10⁻⁶ है, 10⁻⁶। ओके, आगे हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें दो टाइप से कॉम्बिनेशन होता है, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पहला हम देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस है तो आप देखेंगे, मान लीजिए हम 3 रेजिस्टर्स लेते हैं, यहाँ पे वो कनेक्ट कर दे रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस जिसका दूसरा टर्मिनल दूसरे के पहले टर्मिनल से और दूसरे का दूसरा टर्मिनल तीसरे के पहले टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर लिया है, एक तो R1, दूसरा R2, तीसरा R3। इसको हम एक
वोल्टेज सोर्स से जोड़ दे रहे हैं, वोल्टेज V, तो प्लस टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन यहां से I। आप देखेंगे यहां से जो करंट होगा तो ईच रेजिस्टेंस में करंट क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि रास्ता एक ही है। रास्ता एक है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का वैल्यू सेम होगा, यानी I इसमें भी होगा, I इसमें भी होगा और I इसमें भी होगा। तो यहाँ हम देखेंगे, लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन the current is same in each resistance in series combination the current is same in each resistance in the circuit। तो आप देखेंगे इस केस में R1, R2 और R3 क्योंकि करंट सेम है, इसमें भी I करंट है, इसमें भी I करंट है, इसमें भी I करंट है, बट रेजिस्टेंस क्या है, डिफरेंट है। तो इस वजह से प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आप जानते हैं V बराबर होता है I इंटू R। वोल्टेज भी है, करंट I है, इन तीनों का रेजिस्टेंस अगर मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उसको हम सपोज कर लेते हैं R है। तो तीनों का रेजिस्टेंस मिला के R1, R2 और R3, ये तीनों का मिला के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसे हमें फाइंड भी करना है वो क्या है, R है। तो उस केस में वोल्टेज पता है, I पता है, अगर रेजिस्टेंस टोटल पता हो जाए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR बाय द ओम्स लॉ। तो यहां से आप देखेंगे इसी प्रकार रेजिस्टेंस R1, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, V1 I इंटू R1, V2 क्या होगा, यहाँ की बात करें यहाँ पे V1 हो जाएगा, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। तो V2 I इंटू R2, V3 I इंटू R3। आप देखेंगे कि V1 और V2 और V3 इनको ऐड करेंगे तो वोल्टेज टोटल क्या होगा, इसके इक्वल आना चाहिए यहाँ पे। यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होते हैं वो अगर उनको ऐड कर दें तो टोटल वोल्टेज के इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर हो जाएगा, हम कह सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर इसके आप देखें इसके इक्विवेलेंट अगर हम कोई सर्किट रीड्रा करेंगे तो जाएगा, मान लीजिए इन तीनों को मिला के जो एक सर्किट रेजिस्टेंस होगा वो R होगा ये, और जो वोल्टेज है वो तो आपका प्लस माइनस V है। करंट क्या फ्लो हो रहा, I, जो रेजिस्टेंस टोटल क्या है यहाँ पे RS हम कर सकते हैं। तो वोल्टेज ये टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V इक्वल टू I इंटू करंट I टोटल है I इंटू R, क्योंकि रेजिस्टेंस हमने RS माना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो RS है। चलिए सभी वैल्यू पुट करते हैं इसमें। V का वैल्यू पता है हमें IRS, V1 V2 V3 का वैल्यू पता है, पुट करेंगे IR1 IR2 प्लस IR3। I सब में क्या है, कैंसिल हो जाएगा, तो RS इक्वल क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह सर्किट में
मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो होगा उससे भी क्या होता है, ग्रेटर होता है, यानी अधिक होता है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन the effective resistance is greater than the maximum resistance in the circuit, in series combination the effective resistance RS is greater than the maximum resistance in the circuit। यानी किसी भी सर्किट में अगर रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा, जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे भी क्या होता है, वह ग्रेटर होता है। यानी अगर एग्जांपल की बात करें, जैसे R1 हमें पता है 1 ओम, R2 पता है 2 ओम, R3 पता है 3 ओम। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर बात करें RS इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 2 3 सब ऐड कर दीजिए, बराबर आएगा क्या 3 2 5 1 6 ओम। यानी आप देखेंगे सर्किट में सबसे मैक्सिमम रेजिस्टेंस क्या है 3 ओम है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RS इक्वल कितना है 6 ओम है। यानी हम कह सकते हैं सर्किट में जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस 3 ओम है उससे भी अधिक इसका वैल्यू है, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी अधिक है। यहाँ पे हमने इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ देखेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हमने 3 रेजिस्टेंस दिया है R1 R2 और R3। इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने कनेक्ट किया है। उसके लिए हमने क्या किया है, तीनों रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल को किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है, और तीनों रेजिस्टेंस के दूसरे टर्मिनल को हमने किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्ट कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में इसको हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप देखेंगे यहां पे हमने एक वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर दिया है, और इस स्थिति में जो करंट फ्लो होगा वो I है, प्लस टर्मिनल से निकलने वाला करंट I, और ये वैल्यू जब इस पॉइंट पे जाएगा 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 और I3। बट जो कॉमन पॉइंट होने की वजह से इस रेजिस्टेंस का भी ये पॉइंट यहीं से कनेक्ट है, दूसरे का भी कनेक्शन यहीं से है, और तीसरे का भी कनेक्शन किसी एक ही पॉइंट से है, और जिसकी वजह से वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज विल बी द सेम इन ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा क्या होगा, वो सेम होगा। चलिए आप जानते हैं, हम लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन voltage remain constant across each resistance। उस केस में बाय द ओम्स लॉ, अगर ओम्स लॉ की बात करें, करंट I है V है, I बराबर क्या हो जाएगा V/R। अगर इसका हम एक सर्किट ड्रा करें तो इसका टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वोल्टेज कनेक्ट है
प्लस माइनस वी। करंट आई फ्लो हो रहा है और रेजिस्टेंस इनका इफेक्टिव जो होगा उसको हम मान लेते हैं आर पी। यहां से आई और टोटल आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी अपान आर पी। आप देखेंगे प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो करंट है वहां से वैल्यू देखेंगे, I1 इक्वल टू वी अपान R1 होगा, I2 क्या होगा, V अपान R2 होगा, I3 क्या होगा, V अपान R3 होगा। तो आप देखेंगे टोटल करंट I फ्लो हो रहा है अर्थात I1 I2 I3, ये I जो 3 भागों में बढ़ जा रहा है, इसका मतलब है कि I1 I2 और I3 को अगर हम ऐड कर दें तो I के इक्वल आना चाहिए। तो I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। चलिए सबको हम पुट कर दे रहे हैं। I का वैल्यू पता है हमें, V अपान RP इक्वल टू यहाँ पे V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। V कैंसिल हो जाएगा 1 अपान R1 1 अपान RP इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ये तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हुए हैं उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 1 अपान RP इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसमें क्या होता है, जो टोटल रेजिस्टेंस होता है या हम कह सकते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, इस सर्किट में यूज सबसे जो लेस रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होता है, कम होता है। यानी हम लिख सकते हैं टोटल रेजिस्टेंस in parallel combination is less than the least resistance in the circuit। कहने का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सर्किट में जो सबसे कम रेजिस्टेंस है उससे भी कम होता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें हम R1 बराबर 1 ओम, R2 बराबर 2 ओम और R3 बराबर 3 ओम, तो 1 अपान RP अगर हम निकालना चाहें तो 1 अपान क्या हो जाएगा 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 3। तो आप देखेंगे एलसीएम लेंगे 6 ऐड कर देंगे हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 3 और प्लस 2 6 3 9 2 11/6। तो RP 1 अपान RP और 11/6, इसको रेसिप्रोकल यानी इसका उल्टा ऊपर ले जाएंगे, RP इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान 11 और डिवाइड जब इसको करेंगे ये वैल्यू 1 से भी कम आएगी, 1 से भी कम। तो आप देखेंगे सबसे कम रेजिस्टेंस कितना है 1 यानी 1, तो उससे भी कम रेजिस्टेंस ये वैल्यू आया है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप यहाँ तक नोट करेंगे, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।